Hello friends, I hope you're doing good. Let's get started with the current affair edition for today. ये आज की पहली न्यूज़ है स्पेस और साइंस से। इसका कॉन्टेक्स्ट है आदित्य L1 मिशन जो अपनी डेस्टिनेशन लैग्रेंजियन पॉइंट L1 तक पहुंच चुका है। तो सिलेबस के पर्सपेक्टिव से ये न्यूज़ रिलेटेड है GS3 के टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो इसरो ने डिक्लेयर किया है कि उनका आदित्य L1 मिशन अपनी डेस्टिनेशन लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के हेलो ऑर्बिट में पहुंच चुका है। इस मिशन को इस L1 पॉइंट तक पहुंचने में 127 दिन लगे। इस मिशन को लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को और अपनी इस डेस्टिनेशन L1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए इसको काफी मैन्यूवर्स करने पड़े। मैन्यूवर्स मतलब अपनी पोजीशन में चेंज अपने इंजन्स का यूज करके, ताकि ये सैटेलाइट अपनी उस एग्जैक्ट डिजायर्ड स्पॉट तक पहुंच सके। अब जब ये मिशन अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया है, इट विल स्टार्ट टू डू इट्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग द पेलोड्स। अब हम सबसे पहले तो एक बार फिर से इस कॉमन टॉपिक आदित्य L1 मिशन के बारे में बात करते हैं कि ये मिशन क्या है। सो दिस इज द फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन टू स्टडी द सन। इसकी डेस्टिनेशन जहां पर ये पहुंच चुका है वो है लैग्रेंज पॉइंट L1 और उसके अराउंड का हेलो ऑर्बिट। ये डेस्टिनेशन अर्थ से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहां पर एक सैटेलाइट को प्लेस करने का बेनिफिट है कि यहां से वो सैटेलाइट सन को ऑब्जर्व और स्टडी कर पाएगी विदाउट एनी इक्लिप्स इवेंट्स। अपने इस L1 पॉइंट से ये सैटेलाइट सोलर एक्टिविटीज के साथ साथ स्पेस वेदर को भी स्टडी कर पाएगी रियल टाइम में। इस सैटेलाइट में 7 पेलोड्स हैं। इन पेलोड्स की डिटेल्स नोट्स में प्रेजेंट है। नोट्स में आदित्य L1 पर इलैबोरेट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, आप वहां से इसको जरूर पढ़ लें। तो इस सैटेलाइट के 7 पेलोड्स सन के फोटोस्फीयर को स्टडी करेंगे, क्रोमोस्फीयर को स्टडी करेंगे और सन की आउटर मोस्ट लेयर कोरोना को भी स्टडी करेंगे। ये मिशन सन के आउटर एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा जिसमें क्रोमोस्फीयर इन्वॉल्व है और कोरोना इन्वॉल्व है। ये मिशन सन से रिलेटेड मेजर फिनोमिनास जैसे क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग को स्टडी करेगा। कोरोनल हीटिंग पर नोट्स में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। ये एक मिस्ट्री है जिसकी कंक्लूसिव एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट के पास नहीं है। कोरोनल हीटिंग की मिस्ट्री ये है कि ये सन का कोरोना जो सन की सरफेस से काफी किलोमीटर अबव है वो सन की सरफेस से ज्यादा गर्म है। तो कॉमन सेंस से सोचा जाए तो दिस इज नॉट पॉसिबल, बट दिस हैपन्स इन द केस ऑफ सन। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए भी ये मिशन डाटा कलेक्ट करेगा। ये मिशन पार्शियली आयोनाइज्ड प्लाज्मा के फिनोमिना को भी स्टडी करेगा, कोरोनल मास इजेक्शंस को भी स्टडी करेगा और सोलर फ्लेयर्स को भी स्टडी करेगा। सोलर कोरोना और हीटिंग मैकेनिज्म की बात अभी हम कर चुके हैं और कोरोनल मास इजेक्शंस की भी हम बात कर चुके हैं। ये सभी कंसेप्ट्स नोट्स में प्रेजेंट हैं। इन नोट्स को एक्सेस करने के लिए आप नोट्स में आज के न्यूज़पेपर समरी को एक्सेस करें और वहां उस समरी में इस न्यूज़ के नीचे प्रेजेंट लिंक से इन कंसेप्ट्स को पढ़ लें। अब हम बात करते हैं इस मिशन से एसोसिएटेड एक और मेजर टॉपिक लैग्रेंज पॉइंट की। तो लैग्रेंज पॉइंट स्पेस में ऐसे 5 स्टेबल पोजिशंस है जहां पर अगर कोई स्पेस बॉडी को प्लेस कर दिया जाए तो वो वहीं पे रहेगी। ये पॉइंट्स स्पेस में फ्री पार्किंग की तरह हैं, जहां पर एक सामान को आप छोड़ दें इट विल रिमेन पार्क्ड देयर। ये 5 पॉइंट L1, L2, L3, L4, L5 आप इन पॉइंट को इन डायग्राम में देख सकते हैं। इन पॉइंट्स पर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है। इन पॉइंट्स की लोकेशन इस तरीके से होती है कि 2 अलग अलग स्पेस बॉडीज की ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है या बैलेंस आउट कर देती है, जिसकी वजह से एज वी हैव सेड वहां पर प्लेस्ड कोई भी स्पेस ऑब्जेक्ट वहीं पर फिक्स्ड रहता है। ये आदित्य L1 मिशन एज इट इज क्लियर बाय द नेम है लैग्रेंज पॉइंट L1 पर, और कुछ समय पहले लॉन्च किया गया जेम्स वेब टेलीस्कोप वो लोकेटेड है L2 पॉइंट पर। L1 पॉइंट सूटेड है सन को स्टडी करने के लिए और L2 पॉइंट सूटेड है बाकी और स्पेस को ऑब्जर्व करने के लिए। तो इन लैग्रेंज पॉइंट को सिलेक्ट किया जाता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट पर। ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से। इसका कॉन्टेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड अलास्का एयरवेज की ये फ्लाइट जिसके एक बिल्कुल नए बोइंग 737-8 एयरक्राफ्ट का ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन इमरजेंसी एग्जिट गेट खुल जाता है। ये एक एक्सीडेंट था जो पोटेंशियली काफी जानलेवा हो सकता था, बट इस एक्सीडेंट में किसी की जान नहीं जाती। तो अब इस यूनाइटेड स्टेट्स की फ्लाइट में हुए इवेंट को ऑब्जर्व करते हुए इंडियन सिविल एविएशन रेगुलेटर DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने उन एयरलाइंस को
जो बोइंग 7378 मैक्स को ऑपरेट करते हैं उनको ऑर्डर दिए हैं कि वो अपनी फ्लाइट में इमरजेंसी एग्जिट्स को इंस्पेक्ट कर लें, ये इंश्योर करने के लिए कि ऐसा एक्सीडेंट किसी और इंडियन बेस्ड फ्लाइट में ना हो। डीजीसीए ने बोला है कि ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है। अब हम इस न्यूज इवेंट से एसोसिएटेड बॉडी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की बात करते हैं। ये स्टैट्यूटरी बॉडी साल 2022 में काफी न्यूज में थी, जब उस साल काफी एयरक्राफ्ट रिलेटेड एक्सीडेंट्स हो रहे थे। तो ये सिविल एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इसको 1978 में एस्टैब्लिश किया गया था और इसका स्टैट्यूटरी बेसिस है एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये एक्ट भी एक मेजर लेजिस्लेशन था जिसको साल 2020 में पास किया गया था। इस बॉडी का मैंडेट है, मतलब इस बॉडी का काम है एयरक्राफ्ट रिलेटेड एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना और इंडिया की एयरलाइन इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड रेगुलेशंस को मेंटेन करना और ड्राइवर्स और बाकी और स्टेक होल्डर्स को लाइसेंस देना। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज। ये न्यूज रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, सिलेबस के पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है GS3 के टॉपिक सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज से। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 में कुछ रूल्स को चेंज किया है और अब कल मिनिस्ट्री ने इन चेंज रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन को अनाउंस कर दिया है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इन नए रूल्स के साथ कंप्लाई करना शुरू कर दें। ये नए रूल्स रिलेटेड हैं ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग करने से रिलेटेड। मतलब इंडिया में जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स हैं जो दवाई को प्रोड्यूस करते हैं, ये रूल्स उनके लिए हैं और इन रूल को कंप्लाई करने के बाद ये इंश्योर होगा कि ड्रग प्रोडक्शन, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस और क्वालिटी कंट्रोल्ड हो। क्योंकि ये कॉमनली होता रहता है कि काफी बार ऐसा होता है कि इंडिया से एक्सपोर्ट किए हुए ड्रग्स बाहर जाकर स्पूरियस रिपोर्ट होते हैं, सबस्टैंडर्ड क्वालिटी के रिपोर्ट होते हैं और काफी केसेस में तो ऐसा भी हुआ है कि इंडियन ड्रग्स को बाहर कंज्यूम करने से कई लोगों की जान चली गई हो। तो ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स की शेड्यूल M में किए गए चेंजेस इंस्पायर्ड हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से। अब हम अपने एडिशन में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की बात कर चुके हैं। अब हम डिटेल में एक बार फिर से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। तो ये तो नाम से ही एविडेंट है कि दीज रिकमेंडेशंस आर रिलेटेड टू गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। इन गाइडलाइंस को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था 1968 में और फिलहाल 100 से भी ज्यादा कंट्रीज इन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP को फॉलो करती हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में। ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इंश्योर करती हैं कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। इन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में बात की गई है ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड क्वालिटी डेफिनेशंस को इन रेगुलेशंस में डिफाइन किया गया है। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के प्रोडक्शन और टेस्टिंग से रिलेटेड भी इन प्रैक्टिसेस में एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस दिया गया है कि मेडिसिन प्रोडक्शन के प्रोसेस और टेस्टिंग में इन गाइडलाइंस को, इन क्लियर वैलिडेटेड और रिव्यूड गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। इन गाइडलाइंस में उन प्रोडक्शन के लिए रिलेटेड व्यक्ति, पर्सनल, वहां का प्रेमिसेस, यूज किए जाने वाले मटेरियल्स पर भी बात की गई है। और इस WHO की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में लीगल कंपोनेंट भी है जिसमें ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और बाकी और डिफेक्ट्स जैसे एस्पेक्ट्स पर बात की गई है। नाउ फ्रेंड्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आपको इस गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की डिटेल्स को याद करना जरूरी नहीं है। आपके लिए बस ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल लेवल पर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक सेट ऑफ रिकमेंडेशंस एग्जिस्ट करती हैं। उन रिकमेंडेशंस का नाम है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। अब जब कभी भी आप इस टॉपिक से रिलेटेड किसी आंसर को लिखते हैं तो उसमें आप इन WHO GMP को मेंशन कर सकते हैं, जो आपके आंसर की क्वालिटी को काफी एनहांस कर देगा। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट न्यूज। ये न्यूज रिलेटेड है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से और देश में होने वाले साइमल्टेनियस इलेक्शन से। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इस समय साइमल्टेनियस इलेक्शन से रिलेटेड एक स्टडी को कंडक्ट कर रही है।
इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए एक 2 फेज अप्रोच को वो कंसिडर कर रही हैं कि काफी तरीके हैं कि देश में साइमल्टेनियस इलेक्शन हो जाए, कि सभी इलेक्शंस को एक साथ करा दिया जाए या फेजेस में किया जाए। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इस समय एक 2 फेज अप्रोच को कंसिडर कर रही है, जिस अप्रोच में एक साल में 3 टायर वोटिंग एक्सरसाइज होगी, मतलब 3 स्टेप बेस्ड वोटिंग एक्सरसाइज होगी। वो क्या होगी, वील टॉक अबाउट इट नाउ। पहले फेज में, इलेक्शन के पहले फेज में लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस के लिए वोटिंग होगी, और सेकेंड इलेक्शन के फेज में, इन द सेकेंड फेज, लोकल बॉडी इलेक्शंस किए जाएंगे। अब इस अप्रोच को लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कंसिडर कर रही है कि अगर इस तरीके से साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं तो वो कितने फीजिबल होंगे। अब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस बॉडी को अपॉइंट किया जाता है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, जो कि डिसॉल्व हो जाती है अपने पीरियड पूरा होने के बाद, और उसके बाद फिर एक नए लॉ कमीशन को गठित किया जाता है। तो 2018 में अभी एग्जिस्ट कर रहे लॉ कमीशन से प्रीवियस लॉ कमीशन ने देश में साइमल्टेनियस इलेक्शन हो, इसके आइडिया को सपोर्ट किया था, ये रिकमेंड किया था। उनका कहना था ऐसे करने से दिस वुड प्रिवेंट द नेशन फ्रॉम बीइंग इन अ कांस्टेंट इलेक्शन मोड। अभी फिलहाल जो स्थिति है कि देश में हर साल कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी तरीके के इलेक्शन होते रहते हैं, तो देश में अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं तो इन इलेक्शंस का प्रोसेस मैक्सिमम 1 साल में पूरा हो जाएगा, और फिर अगले 4 साल तक देश में कहीं पर भी इलेक्शन नहीं होंगे, एंड ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और बाकी सभी स्टेक होल्डर्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस कर सकेंगे। फ्रेंड्स, इन वन नेशन वन इलेक्शन पर तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के अंडर एक हाई लेवल कमेटी को भी बनाया गया है, जो इसी की पॉसिबिलिटी को स्टडी कर रही है, अलग अलग स्टेक होल्डर से मिल रही है, उनसे उनके ओपिनियन ले रही है, और ये कमेटी भी कुछ समय बाद अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करेगी। तो इस कमेटी ने, जिसको इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हेड करते हैं, उन्होंने लॉ कमीशन को रिकमेंड किया है कि 2 फेजेस की जगह पर लोकसभा, असेंबलीज और लोकल बॉडीज के इलेक्शन एक साथ ही हो सकते हैं। तो लॉ कमीशन अब इस हाई लेवल कमेटी के रिकमेंडेशन को भी कंसिडर कर रहा है। लॉ कमीशन हैज एक्सपेंडेड इट्स स्टडी टू इंक्लूड लोकल बॉडी पोल्स अलॉन्ग विद नेशनल एंड स्टेट इलेक्शंस। तो ये हाई लेवल कमेटी, जिसको इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हेड करते हैं, ये कमेटी इस टाइम पब्लिक से सजेशन ले रही है, और इस कमेटी की अब तक 2 मीटिंग हो चुकी हैं। अब इस कमेटी की जब भी रिकमेंडेशंस आती हैं, वील फॉलो इट अप। अब हम बात करते हैं इस न्यूज इवेंट से एसोसिएटेड इस मेजर टॉपिक लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की। अब जब कभी भी आप किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहली आप किस चीज का ध्यान देंगे कि क्या ये इंस्टीट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल से एम्पावर्ड है। फॉर इंस्टेंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और नेशनल कमीशन फॉर SC ST बैकवर्ड क्लासेस भी एग्जाम्पल है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का। तो फ्रेंड्स, इंडिया की पॉलिटी में ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, आप उन सभी के बारे में पढ़ लें। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका कोई लेजिस्लेटिव बैकिंग नहीं है, मतलब इसका कोई स्टैचू नहीं है। इसको बनाया गया है गवर्नमेंट के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू। दिस इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। इस कमीशन की एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है, गोइंग बैक टू द कॉलोनियल टाइम्स। इस बॉडी को सबसे पहले चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में एस्टैब्लिश किया गया था। इस बॉडी को एस्टैब्लिश करने की बात सबसे पहले चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में की गई थी। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 भी एक इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव एवोल्यूशन है, जिसके बारे में आई होप आप पढ़ चुके होंगे अपने मॉडर्न हिस्ट्री में भी और पॉलिटी एंड गवर्नेंस की प्रिपरेशन में भी। अभी जो लॉ कमीशन चल रहा है, इट इज द 22nd लॉ कमीशन, जिसको फरवरी 2021 में एस्टैब्लिश किया गया था 3 साल के पीरियड के लिए। तो जब 1835 में इस बॉडी को सबसे पहले एस्टैब्लिश किया गया था, तब लॉर्ड मैकले ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन। और 1835 में जब इस लॉ कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था, तब इस कमीशन ने अपना काम किया, और उसका रिजल्ट था इंडिया में सभी लॉज को स्टडी किया गया, कंसोलिडेट किया गया, एंड इट रिजल्टेड इन इंडियन पीनल कोड बीइंग फॉर्म्ड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बीइंग फॉर्म्ड, और कुछ और ऐसे माइनर कोड और लॉस। नाउ फ्रेंड्स, अभी इस न्यूज इवेंट में तो हमने IPC और CRPC की बात की है, बट भारतीय न्याय संहिता
भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल, ये 3 ऐसे बिल हैं जो इन कॉलोनियल एरा लॉज को रिप्लेस करते हैं। आई होप आप इन 3 लॉज के बारे में भी पढ़ चुके होंगे। आई हैव रिपीटेड इट मोर टाइम्स देन आई शुड हैव। तो फिलहाल लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का जो रोल है वो ये है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा या खुद भी दी गई रिकमेंडेशंस पर लीगल एस्पेक्ट्स को लेकर रिसर्च करती है और इंडिया पर लीगल रिफॉर्म्स हों उसके लिए रिकमेंडेशंस देती है, एडवाइस देती है। दिस बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ लीगल एक्सपर्ट्स और इसको हेड करते हैं एक रिटायर्ड जज, और ये अपनी रिकमेंडेशंस देती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को। अगर एग्जाम्पल के साथ बात करें तो ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया फॉर इंस्टेंस किसी एस्पेक्ट को लेकर उसको स्टडी करेगा, जैसे कि क्या इंडिया को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। ये अपनी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को देगी। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री की मर्जी है कि वो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस को माने या ना माने। अगर माने भी तो कितना माने, पूरा माने या कुछ कुछ रिकमेंडेशंस को माने। लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट न्यूज। ये न्यूज रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पीडीएस से। सिलेबस के पर्सपेक्टिव से ये रिलेटेड है GS2 के टॉपिक गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड देयर इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर से। ये एक माइनर न्यूज है। तो यूनियन कॉमर्स और फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला है कि इंडिया में कुछ ऐसे 2500 आइटम्स हैं जिनको लेकर गवर्नमेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स इशू करेगी। मतलब ये कुछ 2500 ऐसे सेलेक्टेड आइटम होंगे जिनको मैन्युफैक्चर करने के लिए फिर इन इशूड गाइडलाइंस को ही फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में बेस्ड कोई हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हेलमेट्स को बनाती है और उन हेलमेट्स पर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इश्यूज हैं, तो उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मैंडेटरी होगा कि उन क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को फॉलो किया जाए। अब इन क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स के अपने पॉजिटिव पॉइंट भी हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि क्वालिटी सुधर जाती है जिस भी प्रोडक्ट पर ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स होते हैं, पर नेगेटिव पॉइंट ये है कि इससे उन इंडस्ट्रीज पर काफ़ी लोड आ जाता है, काफ़ी कंप्लायंस बर्डन आ जाता है, जिससे कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे कि कुछ केसेस में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के मैन्युफैक्चरर्स अनप्रॉफिटेबल हो सकते हैं। इन क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को इशू करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसकी बात अभी हम करेंगे। 2014 में इंडिया में केवल 106 प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिन पर एक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर एप्लीकेबल था। इस समय 2024 में 672 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर एक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर एप्लीकेबल है। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने यह बोला है कि दिस इज अ स्टेप टुवर्ड प्राइम मिनिस्टर विजन ऑफ जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, कि प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट ना हो और उसका क्लाइमेट पर भी कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। अब हम इस इवेंट से एसोसिएटेड इस टॉपिक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS की बात करते हैं। इसकी मिनिस्ट्री है कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पीडीएस, एज वी स्पोक अबाउट इट। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब इसका एक स्टैट्यूटरी बेसिस है। इसके पीछे एक लेजिस्लेशन है जो इसको एम्पावर करती है, इस बॉडी को। वो लेजिस्लेशन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016। जैसे कि मैंने बोला कि हर एक बॉडी से रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, कि क्या ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है या ये बॉडी स्टैट्यूटरी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल है तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैच्यू कौन सा है, प्रोविजन कौन सा है, और अगर ये स्टैट्यूटरी है तो इसका लेजिस्लेशन कौन सा है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इज द नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी। BIS को पहले इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता था। आई एम श्योर आपको पता होगा ISI मार्क के बारे में। अब ISI मार्क को रिप्लेस कर दिया गया है BIS से। इस एक्ट की भी और डिटेल्स नोट्स में प्रेजेंट है, आप नोट से इसको रेफर कर लें। फ्रेंड्स, ये न्यूज रिलेटेड है इंटरनेशनल करंट अफेयर से। इसका कॉन्टेक्स्ट है लेबनान, इंडिया के वेस्ट में प्रेजेंट कंट्री लेबनान, जो बॉर्डर करती है इजराइल से और जो कॉन्फ्लिक्ट में भी रहती है इजराइल के साथ। तो लेबनान में बेस्ड हिजबुल्लाह ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट में है इजराइल के साथ, जो कि हिस्टोरिकली रहता ही है। तो पहले हम हिजबुल्लाह ग्रुप की ही बात करते हैं। तो हिजबुल्लाह ग्रुप एक मिलिट्री ग्रुप है जो लोकेटेड है लेबनान में, जो बेस है लेबनान में। ये बना था 1985 में आफ्टर द लेबनान वॉर। इस ग्रुप के 2 ओपोनेंट कंट्रीज हैं, इजराइल और टर्की, जिनको ये ग्रुप दुश्मन मानता है। और इस ग्रुप को जो कंट्रीज सपोर्ट करती हैं वो है ईरान, सीरिया, नॉर्थ कोरिया, इराक, लेबनान और रशिया।
नाउ फ्रेंड्स, हिजबुल्लाह ग्रुप पर और डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है नोट्स में। यहां पर हम इस पर बात नहीं कर रहे। फर्स्ट, क्योंकि ये टॉपिक के बारे में इतनी जानकारी ही इनफ है, और सेकंड, आप में से कई लोग रिकमेंड करते हैं कि इस एडिशन के साइज को छोटा रखें, इसलिए वी आर नॉट डीपिंग डाइव इनटू दिस टॉपिक राइट नाउ। तो इजराइल, जो गाजा में हमास से ऑलरेडी लड़ रहा है, उसकी अपने नॉर्थ में लोकेटेड लेबनान में बेस्ड इस हिजबुल्लाह ग्रुप से भी लड़ाई शुरू हो गई है। हिजबुल्लाह ग्रुप ने इजराइल पर रॉकेट्स को फायर किया है, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लेम किया है कि हां, हमने आपके ऊपर रॉकेट्स फायर किए थे। अभी रिसेंटली हिजबुल्लाह ग्रुप ने इजराइल पर 62 रॉकेट्स से अटैक किया है, वन आफ्टर अनदर, और इसका रीजन था इजराइल का हमास के डिप्यूटी चीफ सलेह अल अरोरी को मार देना। और अब इस इजराइल और हमास के बीच चल रही वॉर के और बढ़ जाने से, इजराइल की हिजबुल्लाह के साथ भी एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाने से यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी और एसोसिएटेड स्टेक होल्डर्स की चिंता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट अब और स्पिल ओवर ना हो जाए, मतलब ये और बढ़ ना जाए। अब इस इवेंट में जो भी अपडेट्स होते हैं, जो भी एवोल्यूशंस होते हैं, हम उसको फॉलो करते रहेंगे। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इकोनॉमी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के द्वारा दी गई कुछ नई रेगुलेशन विच आर रिलेटेड टू ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ऑपरेटिंग इन इंडिया विच आर नोन एज AIFs। तो सेबी ने उन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स जिनकी वैल्यू 500 करोड़ रुपए से कम है, उनके लिए मैंडेट कर दिया है कि वो कस्टोडियंस को अपॉइंट करें। पहले ये कस्टोडियंस को अपॉइंट करने की रेगुलेशन केवल कैटेगरी 3, 2 और 1 AIF से रिलेटेड थी। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, पर सेबी ने इन नए ऑर्डर्स के साथ इन रेगुलेशंस को सभी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए अप्लाई कर दिया है। इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू ऑल ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स इन इंडिया। और सेबी ने एक और जो मेजर रेगुलेशन दी है वो ये है कि ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स अपने सभी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ डीमेटीरियलाइज्ड फॉर्म में ही अपने पास रखेंगे। ऑल द इन्वेस्टमेंट्स कैन बी हेल्ड ओनली इन डीमेटीरियलाइज्ड फॉर्म। डीमेटीरियलाइज्ड फॉर्म का मतलब कैश को छोड़ के बाकी और तरीके से, जिसको गवर्नमेंट इजीली ट्रैक कर सके, जो फिजिकल फॉर्म में ना हो, जैसे कि ऑनलाइन अकाउंट में होना, किसी बॉन्ड्स में होना, चेक के थ्रू होना वगैरह। गवर्नमेंट की इससे उम्मीद है कि दिस स्टेप विल एनहांस द ट्रांसपेरेंसी। इससे रिस्क में रिडक्शन होगा और इन्वेस्टर्स को और कंफर्ट मिलेगा फॉर इन्वेस्टमेंट। दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स इन इंडिया। अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स की। फ्रेंड्स, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स इंडिया में प्रेजेंट मेजर कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट फंड्स को छोड़कर सभी होते हैं, जैसे कि प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड्स, हेज फंड्स, रियल प्रॉपर्टी, कमोडिटीज, इंटेंजिबल एसेट्स वगैरह। ये सभी एग्जाम्पल हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के। इन इन्वेस्टमेंट्स में म्यूचुअल फंड्स इंक्लूडेड नहीं होते। म्यूचुअल फंड्स आर कन्वेंशनल फंड्स। और इन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, जो कि वैल्यू में काफी ज्यादा बड़े नहीं होते कंपैरेटिवली, ये मोस्टली अनरेगुलेटेड होते हैं। मतलब सेबी इनको रेगुलेट तो करता है, सेबी AIF रेगुलेशन 2012 के थ्रू, बट वो रेगुलेशन इतनी इलाबोरेट नहीं है। इन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स की 3 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी 1, जो कि साइज में काफी बड़े होते हैं, जिनका इन्फ्लुएंस इतना होता है कि दे कैन हैव पॉसिबल स्पिलओवर्स ओवर द इकोनॉमी। मतलब अगर ये फेल हो जाए, उससे कुछ इकोनॉमी पर इंपैक्ट हो सकता है। कैटेगरी 2 ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, ये वो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जो अपने ऑपरेशन के लिए बोरोइंग नहीं करते, जो लोन्स नहीं लेते या किसी और तरीके से लेवरेज नहीं लेते। और कैटेगरी 3 ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं वो फंड्स विच आर फोकस्ड एट मेकिंग शॉर्ट टर्म रिटर्न्स लाइक हेज फंड्स। फ्रेंड्स, ये आज का एक्सप्लेनर पीस है और इसका कॉन्टेक्स्ट है रेड सी। तो रेड सी में हो रहे अटैक्स पर हम पहले कई बार बात कर चुके हैं, तो इस एक्सप्लेनर पीस पर हम एक बार ढंग से बात कर लेते हैं और बार बार अब इस टॉपिक को फिर हम रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, इस इवेंट में अगर कोई अपडेट्स होते हैं, वील कीप फॉलोइंग इट। तो रेड सी में क्या चल रहा है, पहले उसकी बात करते हैं। तो रेड सी में हूथी मिलिटेंट्स कमर्शियल शिप्स पर अटैक्स कर रहे हैं। इन अटैक्स की वजह से एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले सबसे शॉर्टेस्ट रूट, जो सुएज कनाल से होते हुए गुजरता है, ये रूट
इस पर पास होने वाला सभी कमर्शियल ट्रैफिक पूरे तरीके से डिसरप्टेड है, जिसकी वजह से कार्गो शिप, ये सभी कंटेनर वेसल्स इन अटैक से बचने के लिए अब एक लंबा रूट ले रहे हैं साउथ में, अफ्रीका के साउथ से होते हुए केप ऑफ गुड होप की तरफ से। अब इस नए रूट की वजह से जो लंबा होता है, इसकी वजह से दोनों समय और कॉस्ट बढ़ गई हैं इन शिपमेंट्स की, और जिससे ग्लोबल लेवल पर भी इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है और बढ़ेगा ही। और ये इंटरनेशनल शिपिंग ट्रैफिक में हुआ डिसरप्शन इस समय पे आया है जहां पर ग्लोबल इकोनॉमीज पहले से ही अलग अलग रीजंस की वजह से जूझ रही हैं, कमजोर हैं। वो रीजंस है पेंडेमिक से हुआ इम्पैक्ट, जिससे कंट्रीज जैसे ग्लोबल इकोनॉमीज धीरे धीरे उभर ही रही थी। रशिया और यूक्रेन का वॉर, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो गई थी, और एक ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन जिससे भी ग्लोबल इकोनॉमीज डील कर रही हैं। तो ग्लोबल लेवल पर ऑलरेडी स्थिति के इस ठंडा होने के साथ साथ इस ट्रेड रूट में हुए डिसरप्शन ने इस स्थिति को और बद से बदतर बना दिया है। अब बात करते हैं कि इस डिसरप्शन से इंडियन ट्रेड पर क्या इम्पैक्ट है। तो जैसे कि हमने बोला, इन अटैक्स की वजह से मेजर कार्गो शिपिंग ने इस रूट पर अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया है, और वो अब एक लंबा रूट ले रहे हैं अफ्रीका के साउथ से होते हुए थ्रू द केप ऑफ गुड होप। वेस्ट हेमिस्फीयर में लोकेटेड कंट्रीज को सप्लाई होने वाला 90% कार्गो इस समय सस्पेंडेड है। वो इस रूट को नहीं ले रहा है और वो दूसरे रूट को ले रहा है केप ऑफ गुड होप को यूटिलाइज करते हुए। और इस रूट की चेंज होने की वजह से जो वेंडर्स, सप्लायर्स और कस्टमर्स पर इम्पैक्ट हुआ है, उससे कैसे डील किया जा रहा है उस पर बात की गई है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस पीस में बोला गया है कि अब लिए जा रहे इस लंबे रूट की वजह से डीलेज हो रहे हैं, जिन डीलेज की वजह से कंपनीज के लिए अब जरूरी है कि वो अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट को और स्ट्रांग बना ले, रोबस्ट बना ले, कि जितना उनके पास है उसी को वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, वेस्टेज को बंद कर दें। ये इंश्योर करने के लिए कि उनको और समय मिल जाए, वो और वेट कर सकें कि उनकी शिपमेंट डिलीवर हो डीले के साथ भी, और उनके बिजनेस को कोई इम्पैक्ट ना हो। इस रूट से पास होने वाले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही इस समय डिलेड हैं, जिसका प्रोडक्ट के फाइनल प्राइसेस पर भी इम्पैक्ट है। इस रीजन से मेनली ऑयल टैंकर्स की भी सप्लाई होती है। इंडिया में इंपोर्ट होने वाला ऑयल भी इस ही रूट को यूज करता है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस भी इम्पैक्टेड हैं। सरकार के लिए इस समय पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को कम करना काफी चैलेंजिंग हो सकता है, और गवर्नमेंट ने ये बोला भी है इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए कि गवर्नमेंट की कोई प्लान नहीं है फ्यूल प्राइसेस को कम करने के। फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया ऑयल के केस में हेविली इंपोर्ट डिपेंडेंट है। अप्रैल से सितंबर 2023 के बीच में इंडिया ने अपने ऑयल कंजम्पशन में, अप्रैल से सितंबर 2023 के बीच में इस डेटा की बात करें तो इंडिया की ऑयल कंजम्पशन का 87.6% डिमांड मीट की गई थी इंपोर्ट की मदद से, और बाकी 12.4% डोमेस्टिकली प्रोड्यूस था। अब बात करते हैं कि रेड सी में हो रहे इन अटैक्स पर ग्लोबली किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया गया है। तो यूनाइटेड नेशंस ने इन अटैक्स की निंदा की है और बोला है कि इन एक्शंस का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इट हैज नो जस्टिफाइबल कॉज और ग्रीवेंस। मतलब हूथी का ये करना जस्टिफाइड नहीं है, जायज नहीं है। उनको अगर कोई शिकायत है, उनको अगर कोई ग्रीवेंस है, तो उसका वो कुछ और तरीका ढूंढे, ये तरीका ठीक नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इस सिचुएशन से डील करने के लिए एक ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन को बनाया है, जो कि एक अलायंस है। इस अलायंस की डिटेल्स नोट्स में प्रेजेंट है, आप वहां से इसके बारे में पढ़ लें। इस ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन में 20 से ज्यादा नेशंस हैं जो मिलकर इस सिचुएशन से डील करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया भी इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही है, ये इंश्योर करने के लिए कि इस इंपैक्ट से इंडिया पर कुछ ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट ना हो, इंडिया की इकोनॉमी इस सप्लाई चेन में डिसरप्शन से ज्यादा नुकसान ना भुगते। अब इस इवेंट में जो भी अपडेट्स होते हैं, वील कीप फॉलोइंग देम। इस इवेंट से एसोसिएटेड सभी डिटेल्स और इंपॉर्टेंट नोट्स नोटबुक में प्रेजेंट है। अभी हम बात करते हैं रेड सी की, जो इस इवेंट से एसोसिएटेड सबसे मेजर वाटर बॉडी है। तो रेड सी से एसोसिएटेड, हालांकि रेड सी से काफी सारे कंसेप्ट एसोसिएटेड हैं जो नोट्स में प्रेजेंट है, पर इस समय हम एक सिंपल सी बात करते हैं कि रेड सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो वो हैं डिजिबाउटी, एरिट्रिया, सूडान,
इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और येमेन, ये सब कंट्रीज हैं जो रेड सी से बॉर्डर करती हैं। Now that's all for today, friends. See you tomorrow in the next edition. Goodbye.